गुड मॉर्निंग कनाडा में मैं आपके लिए ला रही हूँ नए नए प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स जिसमें शामिल हैं हेल्थ टिप्स, कुकिंग, वेदर अपडेट्स और कनाडा भर से मुख्तलिफ दिलचस्प खबरों की क्लिप्स। हर हफ्ते सिर्फ प्राइम टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेलो एंड वेलकम टू दी शो। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कनाडा और TNN टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुखसार शहजाद। अभी हाल ही में बकरा ईद गुजरी है और हम सब ने ये ईद भी मनाई, लेकिन ईद के हवाले से बात करने से पहले हम आज पाकिस्तान के वेदर पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। कराची में आज मौसम 34 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो रात तक तकरीबन 30 तक पहुंच जाएगा और आज भी कहीं कहीं बारिश के इम्कानात हैं। कराची में वैसे इतनी बारिश नहीं होती जितनी इस साल जुलाई के महीने में हुई, और अभी पिछले कुछ दिनों से ही कराची का मौसम जो है वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता दिनों बारिशें भी बेतहाशा हुई और बारिशों के साथ साथ मसाइल भी बेतहाशा सामने आए। खैर, मसाइल पर तो बात होती ही रहती है। बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से। तो इस्लामाबाद का मौसम जो है वो आज कराची से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। आज दर्जे हरारत 34 सेंटीग्रेड रहेगा और बहुत सारे बादल आपको आसमान में देखने को मिलेंगे और शाम के वक्त तेज़ हवाएं चलने के भी इम्कानात हैं। तो जनाब, बात हो रही थी ईद के हवाले से, बकरा ईद के हवाले से। तो कनाडा भर में ईद के मौके पर जो है वो मुख्तलिफ इक़दामात किए गए और समाजी दूरी पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया था। ओंटारियो हुकूमत की हिदायत के मुताबिक बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई थी और एक जमात में 125 नमाजी शरीक हो सकते थे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मस्जिद में जो है वो एक से ज़ायद बार जो है वो नमाज ईद अदा की गई। इसके अलावा ईद की नमाज से पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन लाजमी हो गया था, अपने आप को रजिस्टर करवाना लाजमी हो गया था। इसी के साथ साथ स्क्रीनिंग वगैरह का भी जो है वह एहतमाम रहा था। मास्क पहनना लाजमी हो गया था, जिस्मानी दूरी लाजमी हो गई थी और हाथ और गले मिलने से जो है वो बिल्कुल ही मना किया गया था। इस तरह जो है कनाडा में तमाम SOPs के साथ जो है वो ईद मनाई गई। नाज़रीन, जब हम छोटे हुआ करते थे और बकरा ईद जो है वो आया करती थी, क्योंकि बड़ी ईद कही जाती है तो इसकी बड़ी जो है खुशियाँ, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। तो एक जो है वो चीज़, एक वाक़या जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है वो ये है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमने सुन रखा था कि लाल कपड़े पहनकर अगर हम गाय के पास जाएंगे तो वो हमारे पीछे लग जाएगी। ये थोड़ी सी अब थोड़ी सी फ़नी चीज़ लगती है, लेकिन बचपन में हम इस बात का बहुत ख्याल रखते थे और अगर हमें लाल कपड़े पहने होते थे और जानवर सबको इसी तरह देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक खौफ होता था कि अभी ये रस्सी तोड़ेगी और ये हमारे पीछे लग जाएगी। और लिटरली मुझे आज भी गायों या ये बैल और इस तरह के जो जानवर हैं जो कुर्बानी में हम लोग कुर्बान करते हैं, इनके सामने रेड कपड़े पहन के जाने में आज भी जो है मैं एहतियात करती हूँ। इसके अलावा जो है वो बचपन में हमारे दो ही जो है वो शौक़ हुआ करते थे। एक, जब गाय उतरती है गाड़ी से तब वो भाग जाए, या जब गाय कट रही होती है जब वो भाग जाए। मतलब गाय भाग जाए, किसी भी तरह वो भाग जाए ताकि हमें जो है वो एंटरटेनमेंट का मौका मिले और हम सबको बताएं कि वो गाय भागी थी और वो गाय कट रही थी और वो भागी थी। तो ये सब चीज़ें जो बचपन की होती हैं वो हमारे दिमाग पर जो है वो नक्श हो जाती हैं, वो कभी भूली नहीं जाती हैं। और जब हम बड़े होते रहते हैं तो बहुत सी नई चीज़ें आती हैं, लेकिन वो उन चीज़ों का जो मज़ा होता है, उन चीज़ों का जो खौफ होता है, उन चीज़ों से जब हम अपने बचपन में डरा करते हैं, वो चीज़ें हमें बाद में जो है वो हंसाती हैं। इसी तरह जो लोग कुर्बानी करते हैं हर साल, अल्लाह पाक उनको तौफीक देता है। उन लोगों ने इस साल भी कुर्बानी की और जिन लोगों ने इस साल कुर्बानी करने का नीयत की, उन्होंने भी इस साल कुर्बानी की और काफ़ी SOPs लोगों ने जो है वो अमल किया SOPs पर। जिन्होंने नहीं किया उनको अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर इंसान को पकड़ पकड़ के ये नहीं कहा जा सकता कि आप नहीं मिलें, आप नहीं गैदरिंग जमा करें, आप इज्तिमात नहीं करें। मुझे लगता है कि हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि अब
कोई हमें बताए ना कि क्या हो रहा है, हमें किस चीज़ से एहतियात करनी है। हमें खुद ही इतनी नॉलेज और खुद ही बार बार टेलीविज़न पर और जो है एडवर्टाइजमेंट हो रही है और जो है वो मोबाइल रिंगटोन पर बार बार वो हमें सुनाया जा रहा है कि फ़ासला रखें, मास्क लगाएं, इस्तेमाल नहीं करें। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर फीड की जा रही हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर जो रिसीवर है वो ही इतना स्ट्रांग नहीं है, या हमारे अंदर रिसीवर ही नहीं है अच्छी बात को रिसीव करने का, तो फिर हुकूमत जो भी कर ले और हमारे मुल्क के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो कुछ भी कर लें, तो हमारा मुल्क जो है वो बदल नहीं सकता है। तो बकरा ईद तो जैसे तैसे गुजर गई है हमारी एहतियात के साथ या बद एहतियाती के साथ, वो अभी नहीं कह सकते। उसका जो रिज़ल्ट है वो आएगा जब केसेस हमें पता चलेंगे कुछ दिनों के बाद, जब अमवात हमें पता चलेंगे कुछ दिनों के बाद अपनी कंट्रीज़ में, तब हमें पता चलेगा कि क्या हमने गलतियों से सीखा था या हमने वो गलतियाँ दोबारा दोहराई हैं। तो अपने प्रोग्राम का पहला सेगमेंट जिसका नाम है एक्सपर्ट्स इंटरव्यू, और आज हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान पाकिस्तान में साइबर क्राइम के हवाले से आगाही फैलाने का जो है वो काम सर अंजाम देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ट्रेनर हैं और लोगों को साइबर क्राइम के हवाले से आगाही और शऊर मुहैया करते हैं। आज बात होगी हालात हाजरा के हवाले से। शामिल करते हैं मोहम्मद इरफान को अपने प्रोग्राम में और जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या है और किस तरह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। वेलकम टू दी शो इरफान साहब। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि साइबर क्राइम जो है वो एक आम आदमी किस तरह समझे, क्योंकि हमारे माशरे में चंद लोगों को तो ये मालूमात है कि साइबर क्राइम होता क्या है, इसके क्या नुकसानात हैं और किस तरह ये एक इंसान की जो है वो लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन हम इसको समझाएं कैसे, हम इसकी अवेयरनेस कैसे लोगों में फैलाएं? सबसे पहले मुझे बताएं कि साइबर क्राइम बेसिकली होता क्या है। देखें, बेसिकली साइबर क्राइम्स को समझने के लिए पहले हम क्राइम को समझ लेते हैं। क्राइम्स जो हैं, हम हर उस अमल को कहते हैं, हर उस एक्शन को कहते हैं जो कि अगेंस्ट द लॉ हो। और लॉ क्या होता है? जो हमारी स्टेट या किसी भी मुल्क की स्टेट किसी भी हवाले से कुछ कवानीन बनाती है, कुछ लॉज डेवलप करती है। अगर कोई भी शहरी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन लॉज की वायलेशन करेगा तो वो क्राइम कहलाएगा, और जो वायलेशन करने वाला है ही विल बी कॉल्ड क्रिमिनल। इसी तरह से अगर फॉर इंस्टेंस हमारा लॉ किसी को इस बात पे बाउंड करता है कि वो उसने उस ड्यूटी को जो है अदा करना है या अकॉर्डिंगली उस एक्ट के तहत जो है वो अमल करना है, और वो ओमिशन करता है, वो उस तरह से उस पर अमल नहीं करता, तो वो भी जो है क्राइम में आता है। साइबर क्राइम्स बेसिकली इसको आसान अल्फाजों में समझने के लिए इस तरह से समझ लें कि हर वो क्राइम, हर वो कन्वेंशनल क्राइम जिसको जो है वो पूरा करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया हो, या नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया गया हो, या इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया हो, तो जहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करके कोई क्राइम कमिट किया जाएगा वो साइबर क्राइम्स कहलाएंगे। हर टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन है फॉर कमिटिंग अ क्राइम, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज साइबर क्राइम। तो इट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड नेटवर्क। और अगर हम देखें कि जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं आजकल, जो साइबर क्राइम्स में इजाफ़ा हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि जो हमारे कन्वेंशनल क्राइम्स हैं, मिसाल के तौर पे फ्रॉड है, रैंसम है, थेफ्ट है, या स्टॉकिंग है, हैरेसमेंट है, और वट एवर क्राइम इज़ कमिंग इन योर माइंड, आप देखें कि वो जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वन इज़ डूइंग कमिटिंग क्राइम, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम्स हमारे हर एस्पेक्ट में, सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि हैरेसमेंट जो है, अगर कोई शख्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या जो है वो दूसरे मीडियम्स को इस्तेमाल करते हुए किसी को हैरेस करता है, तो वो साइबर क्राइम्स में आ जाता है। इसी तरह से बच्चों के हवाले से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह से वो ऑनलाइन गेम्स या और दूसरे सोशल मीडिया फोरम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ बहुत सारे जो हम जिन्हें कहते हैं चाइल्ड प्रीडेटर्स या पेडोफाइल्स टाइप जो क्रिमिनल्स हैं,
दे आर डूइंग चाइल्ड ग्रूमिंग। और चूंकि कंप्यूटर में जो है एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा है कि अगले को जो यूज़र है उसको नहीं पता कि कंप्यूटर के बैक साइड पे उस तरफ जो है वो कौन है। और इट इज़ वेरी इजी टू डिस्गाइज समवन एज, समवनस इन फैक्ट personality, or he can present himself in fact far younger or far in fact आप समझ लें कि बिल्कुल फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 14 साल का बच्चा है, एक 30 साल का 40 साल का जो है शख्स उसके साथ 14 साल का बच्चा बन के दोस्ती कर सकता है। तो चाइल्ड ग्रूमिंग के भी बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। फिर जो चाइल्ड ग्रूमिंग है इट लीड्स टू चाइल्ड अब्यूज़, और ऐसा जो है यूरोप में, इवन पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पे देखा गया कि इस तरह से ग्रूमिंग हुई और फिर जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ हुआ। इसी तरह से रोमांस फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसके केसेस हमने पाकिस्तान में भी देखे और वर्ल्ड ओवर भी देखे। इसी तरह से जो फोर्जरी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर जो कुछ बिजनेसेस ऐसे स्टार्ट हुए जिन्होंने जो है बहुत ही बोगस किस्म की या थर्ड क्लास किस्म की प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑनलाइन बहुत उसको पब्लिसाइज़ किया और लोगों ने उसमें जो है ऑर्डर्स किए। जब वो सामान उनके पास पहुंचा उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी दिया। उसके बाद जब उस सामान को देखा, इस्तेमाल किया, तो वो बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी के थे। और जब उन्होंने उन कंपनीज से रब्ता करने की कोशिश की तो वो जो है उनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इट इज़ वेरी इजी कि आप जो है वो कोई ई कॉमर्स साइट बनाएं और फिर वहाँ से हटा लें अपनी साइट को। इसी तरह से अगर हम देखें कि स्टॉकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ख़वातीन के हवाले से, जो है नो डाउट कि इसमें जो उनसर है ब्लैकमेलिंग का या वीडियो शेयरिंग का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी तरह से अगर हम फाइनेंशियल क्राइम्स की तरफ आएँ, फाइनेंशियल फ्रॉड्स की तरफ आएँ, या बैंकिंग सेक्टर के हवाले से अगर हम क्राइम्स देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो ओवरऑल जो लॉसेस थे 2018 में वो तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स के थे। और जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे वो इसी तरह से जो फोरकास्ट थी उनकी दैट वाज के आने वाले वक्तों में बाय 2021 ये जो लॉसेस हैं ये 6 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएंगे। तो जो जितने भी कन्वेंशनल क्राइम्स हैं वो डेफिनेटली स्विच हो रहे हैं इंटरनेट पे। और हम रोज़ाना हम ये देख रहे हैं कि जो साइबर क्राइम्स हैं दे आर इंक्रीजिंग। और इट इज़ वेरी नेचुरल। जैसे हम जानते हैं कि जो सोसाइटी है वो डायनेमिक होती है। आज से 50 साल पहले जो क्राइम्स की नौयत थी वो आज से 100 साल पहले नहीं थी। इसी तरह जो आज से 500 साल पहले क्राइम्स की नौयत थी वो डेफिनेटली आज नहीं थी। तो जो सोसाइटी है वो चेंज करती है अपने आप को। जो द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट सोसाइटी इज़ कि ये चेंज करेगी। तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी चेंज कर रही है। और क्राइम भी जो है डायनेमिक है। क्राइम ऐसा नहीं होता कि सोसाइटी चेंज करेगी और क्राइम जो है वो पुराने वाले हो रहे होंगे, बल्कि क्राइम्स भी जो है वो डायनेमिक हैं और वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी वो भी जो है वो अपनी शेप्स एंड जो है आप समझ लें फॉर्म्स को चेंज कर रहा होता है। और अब जैसे हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इंटरनेट यूज़र्स की और जो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ की, तो उसी तरह से जो साइबर क्राइम्स हैं उसमें भी अब इजाफ़ा होता जा रहा है और जो साइबर क्राइम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अकॉर्डिंगली जो है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ठीक है इरफान साहब, अच्छा हमें ये बताइए कि जो एक साइबर क्रिमिनल जो होता है वो लोगों की प्राइवेट चैट्स हो गई और प्राइवेट फ़ोटोज़ हो गई और जो ज़ाती सीक्रेट्स जो लोगों की चीज़ें होती हैं उनको हैक करके जो है उन्हें रिपीट। ठीक है इरफान साहब, हमें ये बताइए कि साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो लोगों के प्राइवेट चैट्स हो गए, फ़ोटोज़ हो गई, इवन के लाइक सारा प्राइवेट जो मवाद एक इंसान का होता है वो तमाम चीज़ें जो है वो हैक करके जो है वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। और जिसके वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किलात फ़ेस करते हैं लोग और काफ़ी तरीके के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो एक आम आदमी अगर इस सिचुएशन में आ जाता है, सपोज टू बी के इस सिचुएशन में कोई आ जाता है, तो उसको किस तरह, क्या ऐसे कोई तरीक़ेकार हैं जिससे उस इंसान को इस सूरत हाल से निकाला जा सके? ऐसे क्या की पॉइंट्स हैं या ऐसे क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो आप लोगों को देना चाहेंगे कि वो इस मुश्किल में, खैर पढ़ने के बाद तो इसका हल होगा,
डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप लोग काम करते हैं इस हवाले से। लेकिन इस मसले में पढ़ने से पहले ही हमें क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए, किस चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। साइबर क्राइम्स जो है, साइबर क्राइम्स में जो जो आइडेंटिटी थेफ्ट है, या जो आपके इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं, या आपकी फ़ोटोज़ हैं, या आपके वीडियोज़ हैं, या आपके प्राइवेट चैट्स हैं, डेफ़िनेटली ये बहुत ज़्यादा हैक हो रहे हैं, और वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा हैक हो रहे हैं। आप अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया हो, तो आज से जो तकरीबन 6-8 महीने पहले जो है, हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार्स की जो हैं वो आई क्लाउड पे जो है वो है, उनके जो पिक्चर्स थे या उनके जो वीडियोस थे पर्सनल प्राइवेट, वो लीक हुए, और फिर वो जो है तमाम फोरम्स पे उन्होंने जो है वो प्रोपेगेट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी तरह से जो लोगों के अकाउंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैक होते हैं। और देखें, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं, उनको उनका जो सबसे पहला जो मकसद होता है, दैट इज़ मॉनेटरी गेन। इसलिए कि उनकी कोशिश ये होती है कि उन्होंने जो भी क्राइम कमिट करना है, उसका अल्टीमेट जो उनको प्रॉफिट है वो उनको मिले। और फिर हमने बहुत जगहों पे ये भी देखा है कि जो रोग नेशंस हैं, या आप समझ लें कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, मतलब वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है उन कंट्रीज़ में, वहाँ पे जो है फाइनेंस भी किया जाता है साइबर क्रिमिनल्स को। और ये जो हम प्राइवेट चैट्स, प्राइवेट फ़ोटोज़ और इनका जो लीक देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। इवन मैं आपको बताऊं कि यूएसए की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी सारा पोलन, उनका जो है वो ईमेल अकाउंट हैक हुआ, और उनकी जो है वो आप समझ लें कि जो पर्सनल ईमेल्स थी वो जो है वो सबके सामने आई। और वेरी इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि अभी कोई एक दो हफ्ते तकरीबन गुज़रे हैं, जो ट्विटर है उस पे बिल गेट्स का अकाउंट हैक हुआ। जो बाइडन जो अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं यूएसए के, उनका अकाउंट हैक हुआ। और इट इज़ वेरी डेंजरस एंड अलार्मिंग थिंग कि मतलब इतने टॉप फिगर्स के, या आप समझ लें कि इतने जो है इन्फ्लुएंशियल लोगों के अकाउंट हैक हों। और जो है ट्विटर बहरहाल इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन देखने में यही आया कि उनके जो अकाउंट से वो हैक हुए, और उसमें जो है वो साइबर क्रिमिनल्स ने कुछ अपने तौर पे मैसेजेस किए, और फिर ख़ुद ही उन्होंने जो है वो उन अकाउंट्स को फिर रिलीज़ भी किया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो पर्सनल इनफैक्ट फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, और जो हमारे जो पर्सनल मटेरियल्स हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ जो है मतलब मैनेज करें, स्टोरेज करें अपनी पर्सनल डिवाइसेस पे, बजाय इसके कि हम उनको अपने मोबाइल्स में या हम अपने कंप्यूटर्स में उनको सेव करें, स्टोर करें। क्योंकि मोबाइल्स को हैक करना या सिस्टम्स को हैक करना इज़ नॉट हार्ड टास्क फॉर साइबर क्रिमिनल्स। और एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर इंस्टेंस हम सोशल मीडिया फोरम इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक या ट्विटर या लिंक्डइन या इस तरह की कोई भी हम जो है, या हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं लाइक टिकटॉक एंड अदर्स, तो हम अपना डाटा जो है हम इसको जब क्लाउड पे सेव करते हैं, तो एक तो सबसे पहली चीज़ जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि वो क्लाउड स्टोरेज हमारे अपने अगर कंट्री में नहीं है और वो किसी दूसरे कंट्री में है, तो जो कस्टोडियन है उस डाटा के वो हैं। और इसी तरह से फिर अगर उसमें कोई साइबर ब्रीच होता है, तो जो आपकी कोई अहम मालूमात है, चाहे वो क्लासिफाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, इंफॉर्मेशन हो, या कोई पर्सनल हो, तो वो जो लीक होती है या वो जो प्रोपेगेट होती है, डिसमिनेट होती है, तो वो मतलब डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क है। और प्राइवेट और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। मिसाल के तौर पे जैसे आईफोन के यूज़र हैं, या जो गूगल जो है स्टोरेज यूज़ करते हैं, क्लाउड यूज़ करते हैं, वो मोस्टली अपनी पिक्चर्स और अपने वीडियोस जो हैं वो क्लाउड पे सेव कर देते हैं। तो दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और उनको पता भी नहीं होता कि उनका जो बैकअप है वो उधर अपडेट हो रहा है, और वो अपनी पिक्चर्स खींचते हैं या अपने जो वीडियोस बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली उधर जाके सेव हो रहा होता है। और अगर कोई ब्रीच होगा तो डेफिनेटली दे विल इनफैक्ट सफ़र। ठीक है, ठीक है इरफान साहब, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में साइबर क्राइम के जो टारगेट होते हैं वो कौन होते हैं?
क्या वो सरकारी इदारे होते हैं, क्या वो प्राइवेट इदारे होते हैं, या हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ होती हैं, या फिर ख़वातीन को जो है वो स्पेशली तौर पर जो है वो टारगेट बनाया जाता है। पाकिस्तान में किन लोगों का रेशो जो है वो इन केसेस में जो है वो ज़्यादा है? देखें, पाकिस्तान में साइबर क्रिमिनल्स के मेन टारगेट जो है वो कोई भी हो सकता है। जहाँ पे वल्नरेबिलिटी होगी वहाँ पे विक्टिम्स के बढ़ने का चांस होगा, और जहाँ पे वल्नरेबिलिटी होगी वहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स के भी बढ़ने का चांस होगा। क्रिमिनल्स मिसाल के तौर पे अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि कराची के हालात अभी जो है बहुत ख़राब हैं, इतने स्ट्रीट क्राइम्स हैं, या इतनी जो है क्या कहते हैं स्नैचिंग्स हैं मोटरसाइकिल्स की, कार्स की। जबकि जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम ये ज़रूर देखें कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले वल्नरेबिलिटी कितनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज से 20 साल पहले क्राइम्स तो थे, क्रिमिनल्स भी थे, लेकिन उनके लिए चोरी करने के ऑप्शंस क्या थे। अब जो है मिसाल के तौर पे अभी हम देखते हैं कि हर दूसरा आदमी जो है वो एक मोबाइल डिवाइस कम से कम अपने साथ कैरी कर रहा है, और अपने साथ क्रेडिट कार्ड्स कैरी करता है, अपने साथ जो है कोई भी ऐसी जो है वो प्रोडक्ट लेके वो अपने साथ कैरी कर रहा होता है जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो इसने जो है अपॉर्चुनिटी बढ़ा दी, इसने वल्नरेबिलिटी बढ़ा दी। जब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, तो जो क्रिमिनल नहीं भी होते तो वो भी जो है वो इस तरफ आ जाते हैं, वो भी क्रिमिनल्स बनते हैं। और जब वल्नरेबिलिटी होगी, मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो, उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो 20,000 25,000 रुपये या लाख रुपए की कोई चीज़ लेके अपने साथ घूम रहा है, तो वो और जबकि उसकी सिक्योरिटी जो है वो मतलब इतनी एनहांस नहीं है, और ऐसा मुमकिन नहीं है किसी भी कंट्री के लिए कि मिसाल के तौर पे कराची की अगर 22 करोड़ की आबादी है तो 22 करोड़ पुलिस वाले उनके साथ लगा दिए जाएं, या इवन जो है वो 50 लाख पुलिस वाले उनके साथ लगा दिए जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन चूंकि वल्नरेबिलिटी इतनी बढ़ गई तो डेफिनेटली क्रिमिनल्स बढ़ गए, उन्होंने जो है स्नैचिंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने जो है स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो गया। तो इसी तरह से अब हम देखें कि हमारी जो लाइफ जो है वो जो हमारे हैबिट्स हैं, डेली हैबिट्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं, वो इंटरनेट की तरफ आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम जो है बैंक्स हमें इस बात पे जो है मतलब इस तरफ हमें लेके जा रहे हैं कि हम अपनी बैंकिंग बजाय बैंक्स में जाके करने के हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कर लें। इसी तरह हमें कुछ अगर खाने को ऑर्डर करना है तो बजाय इसके कि हम बाहर जाएं, हम अपने मोबाइल से ऑर्डर कर लें। इसी तरह ट्रैवलिंग अगर अब हम देखें कि हम जो है ट्रांसपोर्टेशंस के लिए जो मतलब टैक्सीज़ या मोटरसाइकिल्स जो हैं वो ये ऐप इस्तेमाल करके हम जो है उनको अपने पास बुला लेते हैं, और फिर हम जो है वो राइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से हम जो है बहुत सारे मामलात अब इवन अगर आप गौर करें तो आपको जो अब एसी आ रहे हैं, आपके स्प्लिट एसीज़ आ रहे हैं, या आपके ओवन्स आ रहे हैं, या आपके फ्रिज आ रहे हैं, विद द इमरजेंस ऑफ IoTs यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से वो ये उनका एक मार्केटिंग पॉइंट बन गया है कि आपकी हर चीज़ जो है वो कनेक्ट कर रही है इंटरनेट के साथ, एंड यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम एनीवेयर। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं मतलब हमारी फैसिलिटेशन के लिए हमें सहूलत मिल रही है, लेकिन ये हमें वर्नरेबल भी कर रही हैं। और अगर हम वर्नरेबल हो रहे हैं तो डेफिनेटली विक्टिम्स, जितनी वर्नरेबिलिटी बढ़ेगी उतने विक्टिम्स के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और चूंकि वर्नरेबिलिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है तो क्रिमिनल्स के भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो पाकिस्तान में जो है और हर फोरम पे, चाहे हम सोशल साइट के जो है वो क्राइम्स देखें जिसमें हैरेसमेंट है, जिसमें बुलिंग है, चाइल्ड एब्यूज़ है, और फ्रॉड्स हैं, या इनफैक्ट टेररिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल गया है फॉर इनफैक्ट उनको चंदा इकट्ठा करना हो, या उनको अपने लाइक माइंडेड लोगों को रिक्रूट करना हो, या बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो है वो इंटरनेट पे डाली जो कि रिगार्डिंग एक्सप्लोसिव IEDs कि जो है मतलब अगर वो उनके ग्रुप में शामिल नहीं भी होते तो छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएं और जो है वो सोसाइटी में एनोमी क्रिएट करें। तो एवरीबॉडी इज़ इनफैक्ट यूजिंग
इंटरनेट और पाकिस्तान में भी जो है सोशल क्राइम्स बढ़े हैं। हमने देखा है कि कुछ ख़वातीन के हवाले से जो है जो क्राइम्स इनिशिएट हुए वो ऑनलाइन हुए और उसके बाद जो है वो विक्टिम बनी और इसी तरह से मॉनेटरी लॉसेस हुए। हमारे बैंक को जो है वो हमारे एक बैंक को बहुत बड़ा लॉस हुआ। इसी तरह से जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं वो जो है बैंक क्रेडेंशियल्स इनफैक्ट वो लीक हुए और जो है all type of crimes are increasing in our society also. हाई प्रोफाइल शख्सियात के हवाले से तो आई वुड लाइक टू से कि दे शुड बी वेरी केयरफुल। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्वीट करते हैं तो या हमारे जो है कोई मिनिस्टर ट्वीट करते हैं या हमारे कुछ जो है लोग ख़ुद से ट्वीट करते हैं बजाय इसके कि वो अपना पीआरओ इस्तेमाल करें, वो अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस्तेमाल करें, वो अगर आके ख़ुद ट्वीट करते हैं तो आई थिंक इट इज़ वेरी अलार्मिंग। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो है कुछ अभी 15 दिन पहले बिल गेट्स हो गए, जो बाइडन हो गए, इनके जो है वो अकाउंट हैक हुए ट्विटर पे। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर साइबर क्रिमिनल्स के जो है वो इनके पर्सनल अकाउंट्स को हैक करें और जो कोई भी इस तरह का मैसेज जो कि टेंशन क्रिएट कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है बिटवीन टू कंट्रीज़ या कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कुछ इस तरह की बात कर दें कि जो आपको जो है वो नुकसान दे रही हो, फिर उसको कवर करना मुश्किल हो जाए। तो ये हाई प्रोफाइल लोगों को मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि वो पर्सनली आके जो है वो ट्वीट करें। जैसा कि आपने देखा हमारे सेगमेंट का आधा हिस्सा यानी हाफ पार्ट, क्योंकि अपने एक्सपर्ट के इंटरव्यू का जो आधा हिस्सा होता है वो आपको प्रोग्राम के आखिर में हम दिखाते हैं। इरफान साहब ने बताया कि साइबर क्राइम को समझना और इसको समझते हुए एहतियात करना कितना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे मासूम लोग हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का इतना नहीं पता, जिन्हें इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन इरफान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया और समझाया कि साइबर क्राइम होता क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट के जानिब, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, चांदनी रातें रीना इरफान के साथ अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जिसमें रीना शामिल करती हैं आपके प्यार भरे और फरमाइशी पैगामात। तो चल के देखते हैं चांदनी रातें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं रीना इरफान को। प्रोग्राम है चांदनी रातें और ये प्रोग्राम हमने ख़ास तौर पर आपके लिए तरतीब दिया है ताकि आप अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाएं और वो गीत जो कि आप बार बार सुनना चाहते हैं और सुनवाना चाहते हैं अपने उन प्यारों को जो कि आपके दिल में बसते हैं। तो क्यों ना एक बहुत खूबसूरत सा शेर मुझे याद आ रहा है, वो हम डेडिकेट करते चलें आपको और आपके उन प्यारों को जिन्हें आप कुछ कहते कहते शर्मा जाते हैं, झिझक जाते हैं या फिर अपने दिल की बात ज़ुबान पर नहीं ला पाते। तो जनाब यही वो प्रोग्राम है जहां आप अपनी ये तमाम बातें हमारे थ्रू अपने उन प्यारों तक पहुंचा सकते हैं। तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर हो, तुम जिस रंग के कपड़े पहनो वो मौसम का रंग हो, तुम जिस फूल को हंस कर देखो कभी ना वो मुरझाए, तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। तो जनाब ये प्रोग्राम है आपकी चाहतों की वजह से। प्रोग्राम का नाम है चांदनी रातें। मुझे कहते हैं रीना इरफान और हम कोशिश करेंगे उन तमाम गीतों को आपके दरमियान पेश करने की जो कि आप माजी में गुनगुनाया करते थे, सुनाया करते थे और कभी कभी शर्माया भी करते थे कि जनाब ये गीत मैंने कैसे उनके सामने गा दिया। वो तो बहुत शर्मा रहे थे मेरे इस गीत को सुन सुनकर। हाथों में जो पल्लू था वो उन्होंने उंगलियों में इस तरह से मरोड़ा कि बस आपकी तो जान ही निकल गए। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्राम चांदनी रातों में सुनने को भी मिलेंगी और आप अपनी ज़बानी इन बातों कह भी सकते हैं हमारे प्रोग्राम चांदनी रातों में।
आप इन दिए गए नंबर्स जो कि स्क्रीन पर इस वक्त चमक रहे हैं, और वो उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ साथ ईमेल आईडी भी आपको नज़र आ रही है, इस पर आप मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं और बार बार सुनना चाहते हैं। तो जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िशंस जो कि हमारा साथ देंगे और इस प्रोग्राम में चार चांद लगाएंगे। चांद साहब यहाँ मौजूद हैं और राजा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा साजी। हम आपको बताते चलें कि आपको जो ईमेल आईडी हमारी इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है, और इस वक्त हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस जमा हो चुके हैं और पसंद कर रहे हैं हमारे तमाम नाजरीन इस प्रोग्राम को। एक फरमाइश यहाँ हमारे पास मौजूद है और ये है नाजिश की। नाजिश कहती हैं प्रोग्राम चांदनी रातें आपकी तरह बहुत खूबसूरत है और नाम ही चांद में ले जाता है और उन चांदनी चेहरों को याद दिला देता है। इस वक्त वो फरमाइश कर रही हैं मैडम नूर जहाँ के गाए हुए बहुत ही खूबसूरत गीत की, चांदनी रातें। तो जनाब आपकी फरमाइश हो और रीना इरफान ना गाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आइए आपको सुनवाते हैं और आप डेडिकेट कर दें उनको जिन्हें आप डेडिकेट करना चाहते हैं। एक उठती है एक दर्द सदद में होता है। हम रातों को उठ गए रोते जब सारा आलम सोता है। हो चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम
शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिन के चैन चुराए, दुखिया के ढूंढ रही है वही प्यार की खातिर, चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। ओ चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। जी जनाब नाजिश, आपकी फरमाइश तो हमने पूरी कर दी और यकीनन आप चली गई होंगी अपने पास्ट में और याद कर रही होंगी उन चांदनी रातों को कि जब आपके अपने प्यारे जिन्हें आप दिल से चाहती हैं और चाहती हैं कि हमेशा नज़रों के सामने रहें, कॉल कर लें, ईमेल कर दें या फिर कोई मैसेज के थ्रू बात कर लें। तब तक आप बात करें, हम देते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, आप देख रहे हैं अपना बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम जो कि आप देखते हैं टीवी पर रीना इरफान के साथ, चांदनी रातें। और चांदनी रातों में आपको बहुत सारे सॉन्ग्स सुनने को मिलते हैं, गज़लियात आपको सुनने को मिलती हैं, बहुत सारे एसएमएस अभी मेरे पास आ रहे हैं कि जनाब रीना बाजी क्या बात है कि आजकल आप कोई पंजाबी गीत नहीं पेश कर रही हैं प्रोग्राम में, तो जनाब ऐसा हो सकता है कि आप कहें और हम ना गाएं। ऐसे तो हालात नहीं, हालात है वही जो कि आप चाहते हैं। कि हमारे पास शहला ने एसएमएस किया है, शहला, दुर्दाना और शबाना, ये कहती हैं कि जनाब आपका हर सॉन्ग बहुत अच्छा होता है और साथ साथ जब आप लहक लहक के गा रही होती हैं और साथ में आपके जो म्यूजिशियंस हैं वो भी आपका भरपूर तरीके से साथ देते हैं, तो जनाब साथ तो देना है, ये तो है टीम। और अगर सिर्फ साज ही होगा तो कौन सुनेगा और सिर्फ आवाज़ ही होगी तो कौन सुनेगा, तो ये कॉम्बिनेशन है साज और आवाज़ का। और जनाब हम आपको बताते चलें, शहला और दुर्दाना शबाना ने जो एसएमएस किया है, उन्होंने फरमाइश की है जनाब शाजिया मंजूर का गाया हुआ गीत बत्तियां बुझाए रख दी। वाह जी वाह, बत्तियां बुझाए रख दी। क्यों बुझाई आपने बत्तियां? वैसे ही लोड शेडिंग का बड़ा ज़बरदस्त प्रॉब्लम चल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन ये कह रही है कि अगर आप ये सुना दें तो वाह जी वाह पार्टी हो जाएगी। तो जनाब आपकी पार्टी अगर हमारे इस गाने से होती है तो क्यों ना सुना दिया जाए। आप लोग तैयार हैं? बत्तियां बुझाए रख दी वे, बत्तियां बुझाए रख दी वे देवा, बने सारी रात मेरी हाड़िया देवा, बने सारी रात। कोनो मैनू तंग कर राए वे, कोनो मैनू तंग कर राए वे खरस्ता, मैं सारी सारी रात मेरी हाड़िया रस्ता, मैं सारी सारी रात।
फजर वेले तो रवा वेखा बादनी आशामा अर्ज़ कर दी थक गया मैं सोने वांग गुलामा बिचो बिच रवा सरदी वे बिचो बिच रवा सरदी मेरी सरदी कटाई बिच रेत मेरा आनिया देता ना दिल वाला में बत्तियां बुझाए रख दी मैं बत्तियां बुझाए रख दी। आजा दिल दिया महनमवे में नाज़ो छावा तेरे खुशियां दे फुल खिल जड़ माया मेरे दिल दे नेड़े अज मेरी एक मन ले अज तेरी एक मन ले मैं तो मानू ये तेरी हजार मेरी आनिया मांगू मैं तेरा प्यार बत्तियां बुझाए रख दी वे बत्तियां बुझाए रख दी मैं बत्तियां बुझाए रख दी वे बत्तियां बुझाए रख दी मैं बत्तियां बुझाए रख दी मैं बत्तियां बुझाए रख दी। जी जनाब, ये गीत आपने सुना और देखा भी होगा और एंजॉय भी कर रहे होंगे कि ये क्या हुआ रीना इरफान को आवाज़ें भी लगा रही है, साथ साथ गा भी रही है, हाथ भी चल रहे हैं, सब कुछ। तो जनाब कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनसे आपका दिली लगाव होता है और कुछ बीट्स ऐसी होती हैं कि आप अगर बैठे हुए भी हों, उदास बैठे हुए हो, अम्मी ने डांटा हो कि आज तुमने खाना सही नहीं बनाया है और चाय जब भी बनाती हो तो पत्ती तेज़ कर देती हो, दूध तो तुम डालती नहीं हो, तो ये तमाम चीज़ें भी अगर हो रही हैं और अगर बीट आपकी मज़े की और पसंद की लग जाए तो आप वहीं पर या तो आपके हाथ चलना शुरू हो जाते हैं या आप चुटकी बजाना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की बात तो होती है जब आप म्यूज़िक लवर होते हैं। अगर आप म्यूज़िक लवर नहीं हैं तो आपके आगे अगर आप कोई मज़ेदार सा भंगड़ा भी चल रहा होगा या कोई टिप टॉप या पॉप सॉन्ग भी चल रहा होगा तो आप वैसे ही बैठे रहेंगे कि जैसे आप किसी को जानते नहीं हैं। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो कोशिश कीजिए कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और जनाब ड्यूरिंग द सॉन्ग जब मैं परफॉर्म कर रही थी एक मैसेज हमारे पास आया कि जनाब ये हैं हमारे साथ हिना आसिफ। हिना आसिफ कहती हैं कि जनाब आपको प्रोग्राम में देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ख़ुद भी एक अच्छी सिंगर हूँ। वाह वाह क्या बात है हिना, आप ये आपको कौन नहीं जानता। और हम आपको बताते चलें कि ये कह रही हैं कि बड़ा मज़ा आया और मैं भी आपके साथ साथ गा रही थी और घर में सभी गाने लगे। तो हमारे सामने वाले घर से फ़ोन आया कि क्या आपके घर में किसी की शादी हो रही है। अगर कोई अपने घर में एंजॉय कर रहा हो तो सामने से फ़ोन भी आ जाता है ना। ज़रा आप उनके घर में जाएं और पूछे जा कि आपका मतलब उदास पंछियों की तरह आपके ताक में बैठे हुए थे हमारे। तो इस तरह हिना आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें SMS भी किया। और इनकी फरमाइश है, ये कह रही हैं कि जनाब एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, जब बात निकली है पंजाबी और इस तरह के फास्ट सॉन्ग्स की, अगर आप काला जोड़ा सुना दें, अगर आप काला जोड़ा सुना दें। बहुत सारे लोगों की गर्दनें यहाँ हिल रही हैं, इस कैमरे में भी, उस भी और इस कैमरे पे भी ये हिल हिल के हमें बता रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए। तो ये काला जोड़े की फरमाइश की है हिना आसिफ ने। हिना आसिफ आप हमारी दोस्त हैं, हमारी साथी हैं, आपकी फरमाइश कैसे रद्द कर सकते हैं। इनकी फरमाइश पर गा रहे हैं काला जोड़ा। और स्टूडियो में मौजूद तमाम वो हजरात जो कि इस वक्त काला जोड़ा पहन के आए हैं और वो तमाम लोग जो कि इस वक्त स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं और
काला जोड़ा पा के बैठे हैं, काले बाल हैं। आजकल तो डाई का ज़माना आ गया है, काले बाल तो रहते ही नहीं है, काले से ब्लॉन्ड पे चले जाते हैं, फिर ऐसे कलर्स आ जाते हैं। लेकिन हमारे वो तमाम व्यूअर्स जो कि इस वक्त काला जोड़ा पा के बैठे हुए, नहीं सिर्फ वो ही नहीं, सबको डेडिकेट करते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग। आप तैयार हैं? अगर स्टूडियो में मौजूद लोगों का दिल चाह रहा हो कि क्लैपिंग करें तो कर सकते हैं, छूट है। अरे हम तो भूल गए कि हमारे दो जो म्यूजिशियंस हैं वो भी काला जोड़ा पा के बैठे हैं। करना इतनी लगन से ढोला तू मन जा साडे ऐसे ढोला, ऐ काला जोड़ा तू पाचा शहरे, ऐ साडे दिल दी मर्जी ढोला, ऐ रंग के देनिया पाया अज पाके नहीं अजमाया, ऐ रंग गडेनिया पाया ते पाके नहीं अजमाया, अज काला जोड़ा पा साडे फरमैश दे, अज काला जोड़ा पा साडे फरमैश दे, ऐ रंग गडेनिया पाया ते पाके नहीं अजमाया, अज काला जोड़ा पा साडे फरमैश दे, जरा पाके सामने आ साडे फरमैश दे।
जनाब, ये थी आपकी फरमाइश जो कि हमने आपकी फरमाइश पर पेश की। और हमारी खुशी की इंतहा आप ये देखें कि जिस वक्त आपकी फरमाइश आती है और कोई ऐसा गीत होता है जो भंगड़ा टाइप होता है, तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारे स्टेज पर और हमारे स्टूडियो में जो रंग बिखरे हुए होते हैं ना, उनकी तो बात ही कुछ अलग होती है। तो जनाब आप सोचिए कि स्टेज पर तो रंग नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टूडियो में जो रंग होते हैं वो कैसे बिखरते हैं, आप सोचिए। हम आते हैं एक ब्रेक के बाद।